हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम मैप। तो हम इस सेशन में यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपर्स के आंसर बुकलेट्स को, उनके मॉक टेस्ट बुकलेट्स को एनालाइज करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि टॉपर्स किस तरीके का आंसर लिखते हैं और आपको भी किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो ये बुकलेट है कनिष्क कटारिया, जो 2018 में टॉपर थे, फर्स्ट रैंक, और इन्होंने विजन आईएएस का मॉक टेस्ट दिया था। ये जीएस पेपर 1 का है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल दैट अपोजिशन plays in a democracy like India? In this context, discuss whether our parliament can benefit from a shadow cabinet. तो सबसे पहले हर कोई क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करता है, जैसे इन्होंने भी किया हुआ है, ताकि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता सके। तो जैसे कि इन्होंने पहले में किया है रोल दैट अपोजिशन, तो इन्होंने सबसे पहले अपोजिशन के रोल के बारे में बताया है। फिर हमें बाद में बताना चाहिए शैडो कैबिनेट के बारे में, और उससे पार्लियामेंट को क्या बेनिफिट है वो बताया जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक मॉडल आंसर के लिए सबसे पहले लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, जिसमें आप सारा कंटेंट सब कुछ बताएंगे, मेन पार्ट, एंड इन लास्ट यू विल टेल अबाउट कंक्लूजन। तो देखते हैं इन्होंने इस आंसर को किस तरीके से लिखा है। पहले इन्होंने रोल ऑफ अपोजिशन बताया है, जो कि वे क्रिटिकल होता है फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी। तो उसका रोल क्या बताया इन्होंने? प्रिवेंट्स मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर, जो अगेंस्ट में उनके पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो मोनोपोली ना शो करे, मतलब सिंगल गवर्नमेंट पावर बन के ना रह जाए, तो उसको प्रिवेंट करता है ये। और अपोजिट में जो गवर्नमेंट है उनकी डिफिशियंसी को हाईलाइट करता है। प्रोवाइड्स द अल्टरनेट टू द पीपल, दो ऑप्शन हो जाते हैं पीपल के पास, एक मेन पार्टी इन द मेजॉरिटी दैट रूल्स एंड द अपोजिट पार्टी, तो अल्टरनेटिव मिल जाता है। एंड डिबेटिंग लेजिस्लेशंस एंड प्रोवाइडिंग क्रिटिसिजम्स एंड इम्प्रूवमेंट, ये सजेस्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गया रोल अपोजिशन का। However, in recent years it has also been criticized for negative actions. तो इन्होंने पहले पॉजिटिव रोल बताए अपोजिशन के रोल के लिए, फिर उन्होंने नेगेटिव एक्शन भी बताए जो कि अपोजिशन ने प्ले किए हैं। तो जैसे कि डिसरप्शंस इन द पार्लियामेंट, पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है कि एक पार्टी से अपनी दूसरी पार्टी में मेंबर को लाने के लिए वो उनको ख़रीद लेते हैं ज़्यादा पैसे देके, ताकि वो दूसरी पार्टी को हरा सके। इंडल्जिंग इन बेसलेस एलिगेशंस। फिर उन्होंने बताया शैडो कैबिनेट के बारे में। शैडो कैबिनेट इज़ अ बॉडी विच मिरर्स द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये किस तरीके से हेल्प करता है उसके बारे में बताया। ट्रैकिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एफिशिएंटली, maintaining continuity in administration at the time of power change, highlighting in government policy making। अब इन्होंने बताया कि इसका शैडो कैबिनेट का रेलेवेंस इंडियन पार्लियामेंट में अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? तो उसके उन्होंने पॉइंट्स दिए कि वर्क्स वेल इन 2 पार्टी डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया में तो न्यूमरस पार्टीज़ हैं। वास्ट ऑप्शंस विल लीड टू पावर स्ट्रगल even for this body like seen in the government cabinet। in the end इन्होंने 2 लाइन्स का कंक्लूजन बता दिया है। तो पहले आंसर से आपको क्या पता चला कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के वर्ड्स को, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को पहले स्पेसिफाई कर सके, इंट्रोडक्शन दे सके, फिर मेन पॉइंट्स आपको बताने। ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ्स में ही लिखें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप पॉइंट्स में ही लिखें जैसे इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है। सबका अपना अपना तरीका है, आपको जो सूट करता है लिखना आप वैसे लिख सकते हैं।
बट पेजेस भी काउंट करने, आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन के लिए, जैसे कि इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 पेज का स्पेस मिला है, तो उसमें भी आना चाहिए, और वर्ड लिमिट्स भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Where there is a right, there is a remedy. In this context, discuss the nature and significance of writs in India. Writs in India with adequate एग्जाम्पल्स। ये जो वर्ड्स होते हैं डिस्कस और एनहांस, इन सब का भी अलग अलग मीनिंग होता है, जो हम आपको एक वीडियो में सारा ठीक से सब वर्ड्स का मीनिंग बता देंगे कि अगर ये वर्ड आता है तो आपको आंसर में क्या करना होता है, इन्हांस आया तो आपको क्या करना होगा, इनलाइट आया तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में क्या है। राइट्स आर द पावर्स एंड लिबर्टीज एंजॉयड बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड। इफ़ रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट रीजनेबल तो फिर ये रेमेडी यानी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ जाता है। दे कांट बी अमेंडेड। इंडिया हैज़ फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, पार्ट 3 में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रेमेडी के बारे में बताया गया वो आर्टिकल 32 के है, फंडामेंटल राइट्स के, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडी आर्टिकल 32 विच हैज़ 5 रिट्स। और रिट्स को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट्स। इन्होंने रिट्स का फिर सिग्निफिकेंस बताया। फिर जो हमारे 5 रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन 5 के बारे में इन्होंने बता दिया। पहला हैबियस कार्पस, मैंडेबस, सर्जरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। अब फिर इनका फाइनल कंक्लूजन। कंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन में हो, 2-3, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी लाइन में आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बस वो इफ़ेक्टिव, कंक्लूजन इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि जो आपका पढ़ रहा है आंसर, उसको कंक्लूजन पढ़ के भी पता चले कि हाँ इसने आंसर को ठीक से लिखा और समझा है, और एंड में कुछ सजेशन भी दिया है। थर्ड क्वेश्चन, एन्यूमरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि हमें नीति आयोग के बारे में बताना है। 1-2 लाइन में नीति आयोग के बारे में लिखना है कि वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके सीधा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बता देना है। देन सेकंड क्वेश्चन जो इसी में है, ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉडी। नीति आयोग ने जो परफॉर्म किया है अब तक उसके बारे में, और अगर आपसे, और फिर इन्होंने आपसे मेजर्स पूछे हैं, कुछ एक्शन, कुछ रिफॉर्म्स अगर आप करना चाहते हैं नीति आयोग में तो आप वो क्या रिफॉर्म्स देंगे, उस बारे में आपसे पूछा है। तो नीति आयोग वॉज सेटअप बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बनी थी, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया। उसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, टॉप पॉलिसी थिंक टैंक, नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल ATL लैब्स, प्रमोटिंग इनोवेशंस। फिर उस क्वेश्चन में पूछा था कि नीति आयोग का परफॉर्मेंस क्या है, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए। मैंने इंडिसेस जिनको ये रिलीज़ करता है, इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पेपर्स लाइक 3-year एजेंडा टू गाइड गवर्नमेंट डिसीजन, और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ये लेता है लाइक 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक्सेट्रा, मैनी हेल्थ केयर रिपोर्ट्स एंड स्टडीज़। फिर जो रिफॉर्म्स आपसे पूछे गए, इन्होंने खुद सजेशंस दिए। आपके सजेशंस अलग हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो सजेस्ट करेंगे अपने हिसाब से। गिव इट स्टेटूटरी बैलेंसिंग टू मेक इट मोर एडिबल, मोर एक्शनेबल आइटम्स इंस्टेड ऑफ mere polishing papers, reduce overlap and more transparency in working. Fourth question, in the view of political class inability to develop and maintain conventions relating to the appropriate use of Article 356, तो आपको आर्टिकल 356 के बारे में बताना है, और इससे रिलेटेड
कुछ कन्वेंशंस और इनएबिलिटी इसको डेवलप करने में क्या रहा वो, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बम्बई केस में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस है आर्टिकल 356 से रिलेटेड, उस चीज़ पे क्लियरिटी देनी है, कमेंट करना है। तो पहले कुछ पॉइंट्स इन्होंने लिखे आर्टिकल 356 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कहती है इस बारे में वो लिखा। वाइल डिबेटिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर हैड सेड दैट ही hopes that Article 356 remains a dead letter, hence it has been evocated more than 100 times since independence, believing the belief. Post-emergency era, the Babri Masjid incident, the proclamation of president rule was under 356 have increased and political motives were being fulfilled with its help. फिर SR बोमई केस जजमेंट क्या रहा वो बताया है। 1994 में इसका जजमेंट आया था। प्रोवाइडेड अ क्लियर गाइडलाइंस एज टू हाउ एंड व्हेन द प्रोक्लेमेशन बी मेड। 350 आर्टिकल 356 कब प्रोक्लेम होगा उस बारे में, उसके रिलेटेड इस जजमेंट में बताया है। बाय लेइंग डाउन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। फिर प्रॉपर ग्राउंड्स क्या थे आर्टिकल 356 के और इम्प्रॉपर ग्राउंड्स क्या थे आर्टिकल 356 के, उसके बारे में बताया। प्रॉपर ग्राउंड्स क्या रहे? नो क्लियर कट मेजॉरिटी अगर नहीं होती है और कोई कोएलिशन पार्टी भी नहीं होती है तो आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल्स आएगा। मेजॉरिटी सीट्स पार्टी अनविलिंग होती है पार्टी बनाने के लिए। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देती है पार्टी, और ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इन द स्टेट एंड सबवेंशन। इम्प्रॉपर ग्राउंड्स क्या है कि गवर्नर डिड नॉट एक्सप्लोर द पॉसिबल ऑप्शंस। गवर्नर ऑप्शन ही नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को कि वो पार्टी अपना आके बनाए, तो फिर वो कैसे आके बनाएगा? तो ये इम्प्रॉपर ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पे आप प्रेसिडेंट रूल नहीं ला सकते। इंटरनल डिस्टर्बेंस इज़ नॉट अ ब्रेकडाउन, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। एलिगेशंस ऑफ करप्शन और मिसगवर्नेंस के ऊपर भी नहीं हो सकता। नो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के ऊपर भी नहीं होगा। फिर कंक्लूजन, in addition the court said that it can reinstate the dissolved assembly and government in the case judicial review strikes down the proclamation. Thus the judgment provides clarity on the functioning. Due to no political will, the convention are still flogged. Question 5th. Press freedom and good governance are not mutually exclusive. They are support each other while promoting a country's economic and human development. Comment. तो गुड गवर्नेंस क्या है उसके बारे में बताया। प्रेस फ्रीडम क्या है, क्यों प्रेस फ्रीडम में गुड गवर्नेंस अचीव करना क्रिटिकल है, उसके पॉइंट्स दिए हैं। क्रिटिकल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, मेक डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव, प्रमोट multitude viewpoints, protect rights of the minorities. These functions are very critical to efficient functioning of the democracy and improving the quality of government and lawmaking. Press freedom should not be seen as a license to criticize and spread propaganda constructively. Means press freedom को ये right नहीं है कि वो उनको कोई लाइसेंस मिल जाता है क्रिटिसाइज़ करने का और अपना अलग ही एजेंडा स्प्रेड करने का। फिर आगे इन्होंने और पॉइंट्स दिए प्रेस फ्रीडम को लेकर के, और फिर 2 पॉइंट्स में कंक्लूड कर दिया। SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव सक्सीडेड इन डिलीवरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, but for them to evolve as viable business enterprise requires a different approach, analyzed in the context of twin goals of rural growth and promotion of women's entrepreneurship. इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, पर इनके खुद के लिए भी
इनको खुद को डिफरेंट अप्रोच चाहिए बिजनेस एंटरप्राइज के वायबल करने के लिए, और दो तरीके से बताना है कि रूरल ग्रोथ और वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हुआ है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है वो 2 लाइन में बता दिया, फिर ये क्या काम करता है वो बता दिया है, थोड़ा उसके ऊपर डाटा कि मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नियरली 90% वर्क इन द एरिया ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एग्जाम्पल्स लाइक सेवा, लिज्जत पापड़ आर सक्सेस स्टोरीज। और ये हेल्प कैसे करते हैं, दोनों जो उन्होंने पूछा रूरल ग्रोथ और वुमेन एम्पावरमेंट, ये शॉर्ट में पॉइंट्स के थ्रू इन्होंने बता दिया। फिर चेंजेस जो ला सकते हो, बेटर फाइनेंसिंग फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस्ड रोल ऑफ इंटरनेट interest along with increased membership, expansion in unreserved areas to tap more people and hence increase scale of operations, government support, financially, marketing, infrastructures, and then he conclude this answer. 7th, the focus of the higher education in India has been on a select few central or autonomous institutions, whereas the ones in states remains neglected. कमेंटिंग ऑन द स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दिया है और कमेंट करने के लिए कहा है स्टेटमेंट की, और पूछा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को हाईलाइट करते हुए उसका सिग्निफिकेंस भी आपको बताना है। तो हायर एजुकेशन इंडिया में एज़ कंपेयर टू प्राइमरी एजुकेशन कम है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम है हायर एजुकेशंस के, और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इशू और ज़्यादा हो जाता है, और क्वालिटी हमें रिमेन्स पुअर टू लैक ऑफ द फंडिंग एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट हायर इंस्टीट्यूशनल के लिए, पुअर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन लेस देन 2%, ऑटोनोमस सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, इंक्रीज्ड रेगुलेशंस मेक इट डिफरेंट टू जनरेट फंड्स। कुछ डाटा आपको, अगर कुछ डाटा उस टाइम पे याद रहे तो आप वो ऐड करें आंसर राइटिंग के टाइम पे, जब आप आंसर लिखें मेंस में वो डाटा ऐड करें तो उससे और इफ़ेक्टिव लगता है आपका आंसर, उससे और अलग लगता है। वरना थ्योरी पार्ट तो हर कोई वहाँ तक जो पहुँच रहा है वो तो हर कोई जानता ही होगा, तो आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ डायग्राम्स बना दिए, इस टाइप का अगर बनाएंगे तो आपका आंसर और इफ़ेक्टिव लगेगा। फिर इन्होंने रूसा राष्ट्रीय जो पूछा है उन्होंने, ये एक स्कॉलरशिप है टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स और इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, और फिर कंक्लूडेड डिस्कस द रोल प्लेड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। साफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू फर्दर इंक्रीज देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और आपके खुद की सजेशंस भी मांगे हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता दिया, इनका मोटिव क्या है, और इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, कुछ वॉलंटरी हैं। तो मैंडेटरी प्रोविज़न क्या है, वही जो इन्होंने पूछा भी है, नेसेसरी टू प्रोवाइड 1/3 सीट्स टू द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वुमेन को कैसे इन्होंने एम्पावर किया है इसी फील्ड में हमको बताना है। फिर इसका बेनिफिट्स कि वुमेन को कैसे कैसे बेनिफिट मिला है, चैलेंजेस क्या रहे हैं वुमेन्स को बेनिफिट करने के लिए कि मेल डोमिनेशन ज़्यादा है और वुमेन सिर्फ प्रॉक्सी बन के रह जाती हैं, एंड वुमेन्स मैनी आर स्टिल इलिटरेट, एब्सेंटीज़ हो जाते हैं मीटिंग्स में, उनके खुद के काफ़ी वर्कलोड होते हैं इसलिए वजह से। और फिर जो सजेशंस इन्होंने मांगे थे वो दे दिए। सजेशंस इन्होंने क्या दिए, नीड टू पास 108th अमेंडमेंट बिल to provide reservation in the state legislature and parliament, better education and increase awareness generation, leadership quality such as chairpersons in panchayats, उन सब की ट्रेनिंग और वो सब वुमेन को एम्पावर करता है तो उनको देनी चाहिए। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो इसके बारे में बताना है पहले। क्रिटिकल एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ सच अ पॉलिसी इन इंडियाज़ कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट। तो इन्होंने बताया है पहले कि ये वर्ड इवॉल्व कहाँ से हुआ, विद द इंक्रीजिंग चाइनीज़ हेजमनी एंड द यूएस इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक
region, Prime Minister Narendra Modi talked about the strategic autonomy in the Shanghai Dialogue recently. फिर ये strategic autonomy है क्या? Independence to make sovereign decisions, keeping national interest in mind and not getting influenced by any grouping alliance, ये था. और इंडियन कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी हैज़ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. क्यों ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टॉपिक उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके बारे में ये बताया. फिर कुछ स्टेप्स क्या लिए हैं, फिर एलिमेंट्स उसके एलिमेंट्स के बारे में बताए हैं, लाइक डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोक्योरमेंट फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, स्टेप्स टेकन टू बैलेंस टाइज, ऑयल इंपोर्ट्स, और फिर कंक्लूड. इस IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, एंड ब्रिक्स, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया quest for multi alignment. However, there are key differences in their orientation. तो इन दोनों के बीच के differences को बताना है. Discuss in the context of relevance of these grouping for India. इंडिया के रेलेवेंस में ये ग्रुप्स कैसे क्या इनका सिग्निफिकेंस है, कैसे ये इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्या इनका नेगेटिव पॉइंट रहा है, क्या इनका पॉजिटिव पॉइंट रहा है, ये सब आप इसमें बता सकते हैं. तो इन्होंने इस आंसर को बस थोड़ा सा डिफरेंस बताया है और बाकी अटैम्प्ट नहीं किया. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. What are the various modes of alternate dispute redressal mechanisms available in India? Identifying the problems being faced by them, provide suggestions needed to increase their effectiveness. पहले अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल के बारे में बता देना है और ये मैकेनिज़्म इंडिया में अवेलेबल कैसे है, इसके वेरियस मोड्स, ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और फिर सजेशंस. 3 पार्ट्स में बढ़ गया ये. तो ADR mechanisms have proved to be very effective in promoting in quick judgment delivery, especially in the backdrop of nearly 3.1 करोड़ केस पेंडिंग. तो ये हो गया एक फैक्ट. इस टाइप के फैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं. इसके वेरियस मोड्स, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कंसलेशन, किस तरीके से यूज़ हो रहा है. और एक इंडिया में है अल्टरनेट रिड्रेसल, डिस्प्यूट रिड्रेसल, लोक अदालत जो कि सेंट्रल लेवल पे है, और लोकायुक्ता जो कि स्टेट लेवल पे है, जो इन सब को लेता है. फिर बेनिफिट्स बताए हैं ADR के फ्लो चार्ट में. ये इस तरीके का फ्लो चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं. फिर प्रॉब्लम जो ADR फेस कर रहा है, और फिर कंक्लूजन. इस आंसर में इन्होंने एक जजमेंट भी दिया है. जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी हैड रिकमेंडेड वेरियस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव ADR मैकेनिज़म्स. और ये रिफॉर्म इन्होंने यहीं से ही उठाए हैं, जो इनको याद होगा वो बताया है इन्होंने इसमें. आप ऐसे रेफ़र कर सकते हैं कि आपने ये रिकमेंडेशंस कहाँ से उठाए हैं, तो चेक करने वाले को भी याद रहेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है. While the power to punish for the contempt of court is a much needed tool to protect the administration of justice from being maligned, it is time that it be re-looked into. Critical analyze. Critical analyze means positive and negative points दोनों आपको लिखने हैं. तो contempt of court के बारे में पहले बताना है. Power to punish for contempt is given to Supreme Court and High Court under the status as courts of records in Article 129 and 215. Contempt of court 2 टाइप्स के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, वो बता दिया है. Importance of punishment to contempt उसके बारे में बताया है. फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया है, नेगेटिव पॉइंट्स उसके बारे में बताया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करता है, कर्बिंग डिसेंट ऑन और अटेम्प्ट्स टू स्टेट और फैक्ट, इट इज़ कॉलोनियल लेगेसी. और फिर आंसर को इन्होंने ये कंक्लूड किया है पूरा. ये इतना बड़ा है, इस आंसर में इन्होंने कंक्लूजन लिखा है. Question 13. Criminalization of politics remains a key concern for the Indian political system. In this context, analyze the role played by Supreme Court and Election Commission
over the years? Also, in what ways can the media play a positive role? तो पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे क्रिमिनल्स भी हैं जो हमारे मेंबर्स बने हुए हैं, पार्टी में मेंबर्स हैं, उसके बारे में पूछा है। और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है इसमें, और मीडिया इसमें क्या पॉजिटिव रोल कर सकती है, वो पूछा है। तो पहले फैक्ट बता दिया है कि कितने क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में और उससे क्या इफ़ेक्ट है। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटर और क्रिमिनल्स कहाँ से आ जाते हैं। पब्लिक एपैथी अगेंस्ट मच इश्यूज, गवर्नेंस फेलियर। फिर कंसर्न्स बताए हैं कि लॉ ब्रेकर्स बिकम लॉ मेकर बन जाते हैं। हर्ट्स इंडियाज़ इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इंक्रीज ब्लैक मनी। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं जो पार्टीज़ में आते हैं उनसे क्या क्या नुकसान है, क्या है वो बताया इसमें। इंक्रीज करप्शन एंड लॉबरिंग। फिर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में इसके बारे में क्या बताया है, इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप लिया है। ये इलेक्शन कमीशंस के स्टेप्स कि उन्होंने ईवीएम्स और वीवीपैट्स को यूज़ किया है। और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम वो पूछते हैं कहाँ से क्या पैसा क्या लगता है, और सारा इनको डिटेल्स देना होता है, अपना क्या रिकॉर्ड रहा है पिछला अगला सब। फिर मीडिया किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है कि वो बता सकती है कि वो फेक न्यूज़ ना दिखा के रियल न्यूज़ दिखा के कि कौन किसका क्या रिकॉर्ड रहा है, किसका क्या नहीं रहा है। 14th क्वेश्चन, हाईलाइट इन ब्रीफ द मैंडेट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, आइडेंटिफाई द डिफरेंट चैलेंजेस एंड कमीशन फेसेस, सजेस्ट मेजर्स। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में बताना है, फिर उसके चैलेंजेस और फिर सजेशंस अपनी तरफ से। तो इन्होंने पहले चैलेंजेस दिया कि लैक ऑफ पावर्स है, एडवाइजरी नेचर है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, मेजर्स। फिर पहले थोड़ा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में बताना, फिर चैलेंजेस एंड देन फिर सजेशंस अपनी तरफ से। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, आप पढ़ सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। The recent decision of the government to open up position at the senior levels in bureaucracy through lateral entry is an important but only small step in the direction of much needed reforms in the higher civil services. Analyze. तो सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेसी के सीनियर लेवल पे कुछ गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था उस टाइम पे, रिसेंट डिसीजन कि वो ओपन अप पोजीशंस एट द सीनियर लेवल्स इन द ब्यूरोक्रेसी थ्रू लेटरल एंट्री। तो उस बारे में पूछा था, और रिफॉर्म्स पूछे हैं कि आप क्या रिफॉर्म्स देने चाहिए। तो विद द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड मोर रिसेंट मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड सिविल सर्विसेज हैज़ चेंज्ड। तो पॉलिसी के बारे में बताया, और रीजंस चेंजेस लाने का क्या रीज़न रहा है वो बताया है, रिफॉर्म्स क्या क्या कर सकते हैं आप वो बताया, सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और रिकमेंडेशंस इन्होंने सेकंड ARC से उठाए। सेकंड ARC बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सेकंड ARC को पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस के रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ है। एडवांटेज इसको लेके क्या एडवांटेज रहेंगे वो बताया है, और फिर कंसर्न्स एंड देन कंक्लूजन। 16th question, identify the broad contours of the transformation of aspirational districts program, explain how it adopts a novel strategy to address backwardness। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग लाया था वो बताया है, और वो 115 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही आया था ताकि वो उनको और हर चीज़ में बेटर बना सके। तो नोवल स्ट्रैटेजी क्या रही है कि परफॉर्मेंस क्या रहा है कि वहाँ पे लिटरेसी होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में,
और SC ST और बैकवर्ड्स क्लासेस के लिए होना चाहिए। अटेम्प्ट नहीं किया। हाउ डिड इंडिया फेयर ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू हेल्थ MDG? In this regard, identify the relevant sustainable development goals and evaluate India's capacity to meet them. तो MDG क्या है उसके बारे में बताया, इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है MDG में वो बताया है। फिर इन सब के इम्प्रूवमेंट्स के बाद भी इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसे नहीं रहा। फिर SDGs जो जो हमें अचीव करने हैं उसके बारे में बताया, और इंडिया की क्या कैपेसिटी है वो और आगे क्या कर सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए वो बताया है। What are the different rights recognized under Forest Rights Act 2006 highlights the gaps in the implementation of community forest rights and community forest resource rights granted under the Forest Right Act, also suggest measures। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में बता देना है, और इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या गैप है और कुछ सजेशंस। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है उसके बारे में बता दिया है। राइट्स कैसे मिलेंगे, किस किस को मिलते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी को, उसके बारे में बता दिया है। लैंड राइट्स क्या है, यूज़ राइट्स क्या है, ओनरशिप राइट्स क्या है फॉरेस्ट के ऊपर, ये बताया है। फिर इंपॉर्टेंस बताई है इस एक्ट की, और गैप क्या है इम्प्लीमेंटेशन में कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। फॉरेस्ट अथॉरिटी एक्सप्लॉइट करता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। ग्राम सभा बाईपास्ड इन मैनी इंस्टेंसेस। कंज्यूमर बेस्ड बन के रह जाता है डिसीजन मेकिंग। फिर इम्प्रूवमेंट सजेशंस जो मांगे भी हैं वो दे दिया है, फिर कंक्लूड कर देंगे हम। प्रोग्राम इन इंडिया US ties has been accompanied by equally significant divergence or on important issues examined in the context of recent development। तो इंडिया और US के रिलेशंस के बारे में है कि क्या क्या, और इंडिया और US के इक्वली सिग्निफिकेंट है दोनों एक दूसरे के लिए, और क्या क्या डाइवर्जेंस है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ में। तो India US ties have seen ebbs and flows over the years ever since India decided to opt NAM non-alignment movement during Cold War। significant efforts relations के लिए progressive ties किस किस फील्ड में रही है, डिफेंस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, स्ट्रेटेजिक फील्ड में और अदर्स। फिर डाइवर्जेंस और क्या क्या आगे हो सकता है, और फिर बाकी कंट्री से कंपेयर करते हुए कि while the improvement over the years have been manifold, India needs to be assured of ground relatives that US is want to the relations with the other countries also, जो कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइक रशिया, चाइना और पाकिस्तान ट्राइलेटरल, to get ascendancy in the order to safeguard in its long-term security। 20th and last question, despite bonhomie the structural differences between India and Israeli national security situations, their worldviews and absence of explicitly shared enemies limit stronger strategic reapproachment। critical discuss। bonhomie means like home relations, home जैसा relations, और इंडिया और इज़राइल के बीच का रिलेशन बताना है। कॉपरेशंस किस किस फील्ड में रहा है, डिफेंस के में, ओशन वाटर डिसैलिनेशन में क्या क्या इन्होंने एक साथ काम किए हैं। फिर लिमिटेशंस क्या रही है, सिक्योरिटी को लेके लिमिटेशंस रही है, और नेबरहुड कंट्रीज़ को लेके रही है। इंडिया हैज़ हॉस्टाइल नेबरहुड एंड इंडिया हैज़ फ्रेंडली नेबरहुड एक्सेप्ट पाकिस्तान, इकोनॉमी को लेके। एंड देन कंक्लूजन कि आगे और किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस को। तो हमने जनरल स्टडी पेपर 1 का सारा क्वेश्चंस देखा कि किस तरीके से आंसर्स टॉपर्स लिखते हैं। सभी आंसर्स को देख के ये पता चला कि पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के उसको अंडरलाइन कीजिए, उसमें की वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, जिस वर्ड्स को स्पेसिफिकली आपको डिफ़ाइन करना है।
हर मॉडल आंसर को देखें तो फिर पहले इंट्रोडक्शन, उसके बारे में 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है। देन मेन बॉडी आती है हमारी कि जिस जिस क्वेश्चन में जो जो टॉपिक के बारे में पूछा है वो बताना है। फिर आता है हमारा जो मेजर्स वो पूछते हैं वो, और कंक्लूजन, एंड में कंक्लूजन 5-6 लाइन, 6 से 7 लाइन में कंक्लूजन हो जाना चाहिए। इफ़ेक्टिव होना चाहिए। फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं हम, फिगर एंड फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी या ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मैप भी शो कर सकते हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे आंसर लिख सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन पेपर्स, बाकी के जो और जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उसको लेके भी हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।